नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट्स के बारे में, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने 5 नए वेटलैंड्स को ऐड किया है रामसर साइट्स की सूची में। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, 5 मोर इंडियन वेटलैंड्स एडिड टू रामसर लिस्ट। और इसी के साथ भारत के पास 80 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है एशिया में। पूरे विश्व में आप देखोगे तो सर्वाधिक यूके के पास में है 175, सेकंड पे है मैक्सिको 144, और एशिया में सर्वाधिक चाइना के पास में है 82 रामसर साइट्स, और सेकंड पे आता है हमारा इंडिया 80 रामसर साइट्स के साथ में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है दैट एम्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज वेटलैंड्स। इसीलिए इस कन्वेंशन को द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971। 2 फरवरी के दिन यूनेस्को के द्वारा इसे स्वीकारा गया था, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, जहां से इसका नाम ड्राइव किया गया रामसर कन्वेंशन। ये हमको एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, और इसके हेडक्वार्टर्स ग्लेन स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। एंड वर्तमान में मोर देन 170 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज ऑफ द कन्वेंशन। 2500 से ज्यादा रामसर साइट्स डेजिग्नेट हो चुकी हैं। अब ये रामसर साइट्स क्या है? A Ramsar site is a wetland area that has been recognized as internationally important। आप ऐसे समझिए, कोई वेटलैंड एरिया है और वो अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त कर चुका है, अर्थात रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बन चुका है। अब इसका कंजर्वेशन इंटरनेशनल नॉर्म्स के आधार पे किया जाएगा। सरकार इसके लिए अलग से बजट एलोकेट करेगी। कोई भी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी, सस्टेनेबल यूज यहाँ पे किया जाएगा। और इसके लिए नो क्राइटेरिया भी बनाए गए हैं कि किस वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा देना है, किसको नहीं देना है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। नो, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं वेटलैंड के बारे में। व्हाट आर वेटलैंड्स? तो आर्टिकल 1 ऑफ द रामसर कन्वेंशन कहता है वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीट एंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पोरेरी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रेकिश और सॉल्ट वाटर, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मैराइन वाटर, जिसकी डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे एरिया को वेटलैंड कहा जाएगा जहां सालों साल पानी भरा रहे, और इसका जो वाटर का सोर्स है ग्राउंड वाटर रहेगा, या कई बार रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स, तालाब भी इसका सोर्स हो सकते हैं। इसीलिए इसको अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैराइन वेटलैंड, इसमें कोस्टल लैगून्स, रॉकी शोर्स और कोरल रिफ्स आते हैं। एस्टुराइन में डेल्टाज, टाइडल मार्स एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स आते हैं। लेकुस्ट्राइन में वे वेटलैंड्स आते हैं जो लेक्स के पास में है, और रिवराइन में वे आते हैं जो रिवर्स के पास बने हुए हैं। पेलुस्टाइन में मार्सेस, स्वैम्प्स एंड बॉग्स आते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन मेड जो वेटलैंड्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि रिजर्वेयर्स है, कोई फिश पॉन्ड है, सॉल्ट पैन्स हैं, सीवेज फार्म्स एंड कैनाल्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे सालों साल पानी भरा रहे, वहां पे बायोडाइवर्सिटी रिच पाई जाती है, उनको वेटलैंड्स कहा जाता है। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बन जाते हैं, तो इनको रामसर साइट कहा जाता है। अब इनका प्रोटेक्शन करना सरकार की जिम्मेवारी है, और इसके लिए 9 क्राइटेरिया भी बनाए गए हैं, जिनमें से यदि कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उस वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाएगा। और इनको आप यहाँ पे पॉज करके रीड भी कर सकते हो। नाउ, पार्टनर्स टू दी रामसर कन्वेंशन। इसके लिए 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो रामसर कन्वेंशन के साथ मिलकर काम करते हैं। इनके नाम आप देख पाओगे: बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एंड वाइल्ड फॉल्व इंटरनेशनल वेटलैंड्स टेस्ट। तो ये 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो रामसर कन्वेंशन के साथ मिलकर काम करते हैं। अब इसके बारे में इतनी बातचीत क्यों होती है? व्हाई वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट? इनका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? तो देखिए, ये कन्वेंशन साइन करने से पहले वेटलैंड्स को बेकार या फिर बंजर जमीन समझा जाता था, जो केवल मॉस्किटोज या फिर जो दूसरे कीड़े मकोड़े हैं उनका घर समझा जाता था, और ऐसी जमीन पे केवल बीमारियां पनपती थी, ऐसी अवधारणा लोगों के मन में बनी हुई थी।
अक्सर लोग इन एरियाज को डंपिंग ग्राउंड्स के रूप में इस्तेमाल करते थे, ट्रीट करते थे। यहाँ पे जो कूड़ा करकट है, वेस्ट है, उसको डंप कर दिया करते थे। डाटा के अनुसार लेट 18 सेंचुरी में यूएस और यूके के हाफ से भी ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं डेवलपमेंटल पर्पज के लिए डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और सेम सिचुएशन विश्व के दूसरे देशों की थी। वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय किया गया खुद के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे साइंटिफिक स्टडी हुई, साइंटिफिक रिसर्च हुई और जो स्टडीज हैं पब्लिश होती गई, तब पता चला कि ये जो वेटलैंड्स हैं ये वेस्ट लैंड नहीं है। ये तो हमारे जीवन के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस देखिए, ये वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं एंड ऑफन प्रोवाइड क्लीन वाटर सप्लाईज। बहुत बड़ी बात है। सेकंड है रिड्यूस एंड कंट्रोल करते हैं स्टॉर्म डैमेजेस। ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेस इरोजन ऑफ द सोयल। क्योंकि यहाँ पे जो घास पाई जाती है उसकी कई टाइप्स पाई जाती हैं, जिनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं और बड़े एरिया में फैलती हैं। तो सोयल का इरोजन एंड सेडिमेंटेशन डाउनस्ट्रीम देखने को मिलता है। प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग फिश एंड मैनी इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो लुप्त हो चुकी प्रजातियां या फिर जो लुप्त होने की कगार पे हैं उनके लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। दूसरे देशों से आपको आपने सुना होगा कि माइग्रेट होके पक्षी आते हैं, साइबेरियन सार्स भारत में आते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा घर प्रदान करते हैं ये वेटलैंड्स। हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने का काम करते हैं। जो पोल्यूटेंट्स वाटर एयर में लटके रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करना हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छे हैं। क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं और ये मार्केट भी बनाता है। मीन्स यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। 47 यूएस 47 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट बताया जाता है। तो इतना बड़ा मार्केट होने के साथ साथ ये ह्यूमन बींग्स को तो फायदा पहुंचाता ही पहुंचाता है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इनको कंजर्व करने के लिए 3 पिलर्स बनाए गए कि पहले हम लोग डेजिग्नेट करेंगे वेटलैंड्स को ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स के आधार पे उसका कंजर्वेशन किया जाएगा। सरकारें बजट उसके लिए एलोकेट करेंगी और उसका सस्टेनेबिलिटी के साथ में यूज होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी आप वहां पे करोगे। सस्टेनेबल यूज का मतलब ये बनता है कि वाइज यूज होगा। जो रिसोर्सेज वहां पे हैं उनका इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स भी कर पाए अच्छे से और बायोडाइवर्सिटी को भी कोई हजारडस इंपैक्ट न पहुंचे। एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ में ये काम होगा। दूसरे देश जिन्होंने इस एरिया में अच्छा काम किया है उनकी एक्सपर्टीज हम लेंगे, उनके साथ मिलके काम करेंगे। इनके अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेशन के साथ ये काम होने वाला है। तो ये रामसर कन्वेंशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं इंडिया एंड रामसर कन्वेंशन। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज से आप अगर चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना। नाउ इंडिया ने 1982 में रामसर कन्वेंशन का साइन किया था, इसका हिस्सा बना था और 2022 तक हमारे पास 75 रामसर साइट्स थी। लेकिन अभी 5 ऐड हो चुकी हैं तो टोटल 80 हो चुकी हैं हमारे पास में। सर्वाधिक आप देखोगे तो तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। पहले यहाँ पे 14 थी प्लस में 2, अब 16 यहाँ पे हो चुकी हैं। सुंदरबन जो है, सुंदरबन डेल्टा, वो सबसे बड़ा रामसर साइट भारत में एग्जिस्ट करता है। अब जब हमने साइन किया 1982 में और तब से लेकर 2013 तक केवल 26 रामसर साइट्स को ही हम लोग ऐड कर पाए थे। बट 2014 और 22 के बीच में इंडिया इंक्रीज इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय एडिंग 49 मोर वेटलैंड्स और अभी 5 और ऐड हो चुके हैं 2024 में। तो टोटल 80 रामसर साइट हमारे पास हो चुकी हैं। तो इस दिशा में भी इंडिया ने काफी अच्छा काम यहाँ पे किया है। स्टेट वाइज आप यहाँ पे देख पाओगे कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पे है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हो। ना वर्तमान में जो 5 ऐड की गई हैं उनके नाम आप यहाँ पे देख पाओगे। आकाशा मुद्राई बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटक में है। इसके बाद मेघाड़ी कैरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। क्राइवेती बर्ड सेंचुरी जो कावेरी नदी के पास में बना हुआ है, ये कर्नाटक में है। इसके बाद लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और एक लास्ट में बचता है अघाना सिनी करके एस्चुरी, ये कर्नाटक में है। तो ये 5 वेटलैंड अभी हमने डेजिग्नेट किए हैं रामसर साइट्स के रूप में। बहुत बड़ी बात है, इंडिया इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पे, इस इशू पे? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।